वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली, खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ की टेस्ट सीरीज़ नंबर आप 10 देख रहे हैं। इससे पहले हमने 9वीं टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस किए थे। आगे के क्वेश्चंस को यहाँ कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आज का पहला सवाल देखिए। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है? इंग्लिश में आप तदर्थ न्यायाधीशों को बोलते हैं एडहॉक, यानी सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस कब अपॉइंट किए जाते हैं? देखिए, जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी सत्र को आयोजित किया जाता है या किसी सत्र को जारी रखा जाता है, उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ जजेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे आप कोरम कहते हैं। और जब इस कोरम की गढ़पूर्ति करने में कुछ जजेस की कमी होती है, तब एक स्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं उन्हें ही तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जजेस कहा जाता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी सत्र को आयोजित करने के लिए या जारी रखने के लिए स्थायी जजों के कोरम गढ़पूर्ति की कमी जो होती है, उसको पूरा करने के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। एक आर्टिकल आता है, आपसे पूछेगा कौन सा आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 127 जो बात करता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की। देखिए, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से जो है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की योग्यता रखने वाले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों यानी एडहॉक जजेस की नियुक्ति न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की कोरम की गढ़पूर्ति में कमी होने पर की जाती है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनना है। एक तरफ स्टेट दिए हुए हैं, दूसरी तरफ स्टेट्स में राज्यसभा की सीटें दी हुई हैं। पंजाब राज्य में कितनी है राज्यसभा की सीटें आपको बताना है। तो पंजाब राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 7। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में राज्यसभा की सीटें हैं 10। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में राज्यसभा सीटें हैं 11। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 31। तो ये मैचिंग आप इस तरह से इसकी कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर अगला रहेगा, यदि कोई राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में अपनी मान्यता खो देता है, तो उसे कितने वर्षों तक अपने पुराने चिन्ह को रखने की छूट दी जाती है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय जो दल होते हैं, अगर वो अपनी मान्यता खो देता है, पॉलिटिकल पार्टी की स्टेटस को खो देता है, तो वो जो है उसे 6 वर्ष तक जो अपना पुराना चुनाव चिन्ह था उसको रखने की छूट होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। 6 वर्ष तक जो है उसको अपने पुराने चिन्ह को रखने की छूट होती है। जो मान्यता प्राप्त दल होते हैं, जो उनको सुविधाएं मिलती हैं अगर वो अपना स्टेटस खो देते हैं कि राष्ट्रीय नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी का दर्जा जब खो देते हैं, तो उनको कुछ सुविधाएं जो होती हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं। लेकिन जो चुनाव चिन्ह है उसको 6 वर्ष तक रखने की छूट होती है। ऑप्शन सी। सवाल नंबर अगला रहेगा, क्षेत्रफल के आधार पर लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र या सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो लद्दाख है। पहली पोजीशन पर लद्दाख है। इसके बाद नंबर आता है बाड़मेर का, सेकंड पोजीशन पर है। और अगर थर्ड की बात करें, तीसरा सबसे बड़ा ये कच्छ है। कच्छ के बाद में नंबर आता है अरुणाचल पूर्व का, फोर्थ पोजीशन पर ये है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। और अरुणाचल पश्चिम जो है वो फिफ्थ पोजीशन पर आता है। अगर हम बात करें यूपी की, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर याद रखिएगा, उन्नाव है। उन्नाव जो है यूपी का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। तो ये यूपी में हो गया। और ये यहाँ इसका आंसर जो लद्दाख है, लद्दाख ये भारत में हो गया। दोनों ही आपको याद रखने हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, चोल काल में
ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में जो ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय, ये इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर हम बात करें किसकी, जो शाला भोग है, ऑप्शन ए में देखिए, शाला भोग जो जमीन थी, या किसी भी जो विद्यालय होते थे, विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि होती थी उसको शाला भोग कहा जाता था। अगर बात करें चतुर्वेदी मंगलम की, तो चतुर्वेदी मंगलम जो भूमि हुआ करती थी ये ब्राह्मणों को ही दी गई भूमि हुआ करती थी, लेकिन ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि थी ये। ठीक है, ये कर मुक्त भूमि थी, ये दान में दी गई भूमि थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर चारों वेद दिए हुए हैं और इन वेदों के बारे में आपको बताना है। पहले देखिए, इधर ऋग्वेद दिया हुआ है और सामने इसके होता। अब ये क्या है? ऋग्वेद जो है, क्वेश्चन सुनते चलिएगा ध्यान से, ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं, ये भी पूछे जाते हैं आपसे हमेशा। जो ऋग्वेद है वो आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये। ऋग का मतलब होता है श्लोक। ठीक है, तो ऋग्वेद की अगर रचना की बात करें तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद जो है 10 किताबों का कलेक्शन है, या 10 मंडल हैं इसमें। और इस ऋग्वेद में जो मंत्र होते हैं, इन मंत्रों को ऋचा कहते हैं। और इसमें जो है ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, इनका उच्चारण करने वाला जो व्यक्ति, जो पुरोहित है, वो यज्ञ संपन्न कराता है, उसे हम बोलते हैं होता। तो ऋग्वेद में मंत्रों के उच्चारण करने वाले व्यक्ति को या पुरोहित को हम क्या बोलते हैं? होता। ये ऑलरेडी मैच्ड है, सही है बिल्कुल। बात करेंगे सामवेद की। साम का मतलब होता है गायन से, म्यूजिक से। तो सामवेद के जो मंत्रों का गायन करने वाले को क्या बोलते हैं? उद्गाता। ये भी ठीक है, सामवेद के जो मंत्र होते हैं उनको एक ट्यून पर गाने वाले को हम क्या बोलते हैं? उद्गाता। तो ये भी ऑलरेडी मैच्ड है। नेक्स्ट देखेंगे, यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो एक कर्मकांडीय वेद होता है। इस वेद में जो है गद्य और पद्य दोनों ही रचित हैं। ऐसा पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि किस वेद में जो है गद्य और पद्य दोनों ही शामिल हैं? तो गद्य और पद्य दोनों में शामिल होते हैं यजुर्वेद के अंदर। तो यजुर्वेद में जो कर्मकांड होते हैं उनको संपन्न करने वाले पुरोहित कहलाता है कौन? अधर्वयु। अधर्वयु कहलाते हैं, ना कि आचार्य। इसको आप याद रखेंगे, ये पहले ऑलरेडी आपको करवाए जा चुके हैं सब। अधर्वयु कहलाते हैं, ना कि आचार्य कहलाते हैं। चलिए, और इसमें 2 शाखाएं बताई गई हैं यजुर्वेद की, एक तो शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। अगर बात करें अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद जो है, इसमें जो वशीकरण है, जादू टोना है, मंत्र हैं, भूत प्रेत, इनके लिए मंत्र और औषधियों का वर्णन इसमें किया गया है। तो इसमें जो अथर्ववेद के जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। ये भी ऑलरेडी मैच्ड है। तो ये चारों आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की शुरुआत किसके टाइम पीरियड में हुई थी? तो मध्यकालीन भारत के हिस्से में है ये। दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही जो है इसने जो है, जो अपनी सेना हुआ करती थी इसको नगद वेतन देने की और स्थायी सेना रखने की भी जो है एक तरीके से नींव इसी के द्वारा डाली गई थी। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेपरेटली इस क्वेश्चन को भी अलग अलग कई बार पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इधर शासक दिए हुए हैं और इधर इन शासकों के द्वारा जो मंदिरों के निर्माण करवाए गए हैं उनके बारे में बात की गई है। पहले की देखिए, पहले में बात की गई है नरसिंह देव प्रथम की। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है ना, उसका निर्माण करवाया गया था। तो उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है, ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये तो मैच्ड है। बात करते हैं कृष्ण प्रथम की। कृष्ण प्रथम के द्वारा देखिए, राष्ट्रकूट शासक हुए थे कृष्ण प्रथम। इन्होंने एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर, यहाँ पर 2 कैलाश मंदिर है, एक कांची का, एक एलोरा का। तो कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर हम बात करें नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में जो कैलाश का मंदिर है इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, और इस मंदिर को, कैलाश मंदिर जो कांची का है, इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राज सिद्धेश्वर मंदिर। नेक्स्ट देखिए, राजा राज प्रथम ने
राजराज प्रथम ने तंजौर में जो राजराजेश्वर का जो शिव मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। तो ये आप कर लेंगे अब ऑलरेडी, अब ये मैच हो चुके हैं आपके सामने। भाई देखिए, या तो कोणार्क पे क्वेश्चन बनता है कि कॉमन हो चुका है आजकल, लेकिन इन मंदिरों को भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर अगला रहेगा, निम्नलिखित राजवंशों के काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, इनको राजवंशों को कौन सा वंश पहले आया था? अगर हम बात करें हर्यंक वंश की, तो हर्यंक वंश इनमें सबसे पहला वंश है। चलिए बात कर रहे हैं हम हर्यंक वंश की। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत का पहला वंश ही कहलाता है हर्यंक वंश, या पहले ही शासक कहलाते हैं हर्यंक वंश। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेणिक भी मिलता है, याद रखिएगा। बिंबिसार को ही क्या कहा जाता है? श्रेणिक, जैन साहित्य के अनुसार। और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के जो नरेश थे चंड प्रधोत, इनको जो है पीलिया नामक बीमारी हुई थी, इसके उपचार के लिए भेजा था। ये आपको पता है, क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? इसके बाद में हर्यक वंश के बाद में दूसरा वंश जो आया था, हर्यक वंश के बाद में आया था शिशुनाग वंश। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आएगा कौन सा? शिशुनाग वंश सेकंड नंबर पे। ये फर्स्ट नंबर पे शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इस वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही था, शिशुनाग वंश का संस्थापक। और अगर हम बात करें इसके बाद में जो वंश आया थर्ड वन, वो था नंद वंश। नंद वंश के बाद में लास्ट वन आया था मौर्य साम्राज्य। तो इस तरह से आप ऑलरेडी इनको अब मैच कर सकते हैं। ये क्रोनोलॉजी सब आपको पहले करवाई जा चुकी है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था? पहले बात करेंगे दीवान रियासत की। तो दीवान रियासत जो इसने बनाया था, ये व्यापारियों पर कंट्रोल रखता था, यानी बाजार मार्केट कंट्रोल की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान रियासत के द्वारा किया जाता था। शहना ए मंडी, शहना ए मंडी की अगर बात करें तो ये बाजार का अधीक्षक कहलाता था। अगला है मुहत्सिब। मुहत्सिब जो है, जो जनसाधारण उस वक्त हुआ करते थे, जनसाधारण के आचार व्यवहार का रक्षक हुआ करता था। और अगर हम बात करें, ये तीनों जो है पद क्रिएट किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर इसका। ठीक है, और ये जो है जो मुहत्सिब जो था, ये बाज़ारों पर भी नियंत्रण रखता था, मापतोल का भी ये निरीक्षण किया करता था। तीनों टर्म इसी के हैं, तीनों पद। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, फाहियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है जो फाहियान था चंद्रगुप्त प्रथम के काल में भारत आया था। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम के नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। अगर हम बात करें, इसने जो है बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था, और यहाँ पर जो है जो बौद्ध स्थान हुआ करते थे भारत के, उनको देखने से, उनके देखने के उद्देश्य से ही इसने भारत की यात्रा की थी। और मध्य देश का इसने पूरा जो है एक तरीके से भ्रमण किया था और उसका वर्णन भी किया था। फाहियान कहता था कि जो मध्य देश है वो ब्राह्मणों का देश इसने बताया था, और यहाँ के लोग काफ़ी सुखी थे और संपन्न भी थे। यहाँ पर जो है मृत्युदंड जो है नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड ही यहाँ का, आर्थिक दंड का ही यहाँ पर चलन था। इसके हिसाब से जो मध्य देश के लोग थे वो जीवित प्राणी की ना तो हत्या करते थे और ना ही मांस मदिरा इन सब का इस्तेमाल, या फिर वो खाते थे, इन सब चीज़ों को खाते पीते भी नहीं थे। इसमें जो है केवल चांडाल इसके अपवाद बताए थे इसने, और इसने चांडालों का विस्तृत वर्णन करने वाला पहला विदेशी यात्री इसी को कहा जाता है। तो इसके अनुसार मध्य देश में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, और चांडालों का विस्तृत वर्णन करने वाला भी पहला विदेशी यात्री कौन था? फाहियान ही था। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें पुस्तकें हैं और यहाँ इनके लेखक को आपको मैच करना है। पहली किताब है तहकीक हिंद। तहकीक हिंद किताब की रचना अल बरूनी ने की थी, तो इसको चौथे से मैच कर देंगे। अब डायरेक्टली याद रखिएगा इन किताबों को। और अगर बात करें तबकात नासिरी की, तबकात नासिरी की रचना की गई थी मिनाज उस सिराज के द्वारा। मिनाज उस सिराज ने रचना की थी तबकात नासिरी की। फुतवात फिरोज शाही, अगर बात करें फुतवात फिरोज शाही, तो ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। और बचती है लास्ट वन फुतवत, ये लास्ट वन देखिए, आखिरी किताब है फुतुह उस सलातीन। फुतुह उस सलातीन लिखी गई थी इसामी। इनका पूरा नाम था
अब्दुल मलिक इसामी के द्वारा लिखी गई। तो ये आप किताब ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि हमने बताया था आपको जो प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उनमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे अपने। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित भवनों में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था? इसमें अलाई दरवाज़ा, हजार सितून और हौज अलाई, इसे हौज खास भी कहते हैं, ये तीनों कंस्ट्रक्शन इसी के थे। अगला सवाल देखिए, अकबरनामा पुस्तक इसकी ये किसकी है? ये किसने इसको लिखा था अकबरनामा को? इसकी रचना की थी अबुल फजल के द्वारा की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 का आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित स्थलों में किस में घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए मोहनजोदड़ो नामक जो साइट थी इसकी खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी साल 1922 में। और मोहनजोदड़ो का मतलब अर्थ होता है प्रेतों का यानी मृतकों का टीला, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो में ही जो है घरों में कुओं के प्रमाण भी मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं ये भी। और लोथल की बात करें तो लोथल को लघु हड़प्पा कहा जाता है, ठीक है, या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। और लोथल की खोज एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें हड़प्पा साइट की, हड़प्पा साइट की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर अगला इंपॉर्टेंट है, पहले ही बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे भी क्वेश्चन बनेगा आपसे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ कांग्रेस के अधिवेशन का नंबर है और यहाँ पर प्लेसेस हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ये मैच करने हैं आपको। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था साल 1885 में। वर्ष भी याद रखिएगा, यहाँ से जो क्वेश्चंस बोले जाएंगे उनको ध्यान रखिएगा, एज इट इज़ क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो 1885 में बम्बई में हुआ था प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का, बम्बई के ग्वालियर टैंक में जो स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है यहाँ पर। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा की गई थी। W.C. बनर्जी ने अध्यक्षता की थी इस प्रथम अधिवेशन की, जो कि बम्बई में हुआ था। अगर बात करें कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, या दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी 1886 में, अगले ही वर्ष। द्वितीय अधिवेशन, तो द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था द्वितीय अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। DBN यानी दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो पहला हुआ था बम्बई में अधिवेशन कांग्रेस का, दूसरा हुआ था कलकत्ता में। तीसरे की बात करें, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? थर्ड, तीसरा अधिवेशन मद्रास में किया गया था। तीसरा अधिवेशन मद्रास में किया गया था, किस वर्ष किया गया था? 1887 में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये भी क्वेश्चन बन चुका है, आपसे कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे लास्ट वन की। चतुर्थ अधिवेशन हुआ था साल 1888 में। 1888 में चौथा जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था, देखिए, इलाहाबाद में। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये भी, इलाहाबाद में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो जॉर्ज यूले के द्वारा की गई थी। हमने आपको बताया था शुरू के 5 से 6 जो अधिवेशन है ज़रूर याद रखिएगा, इनके अध्यक्ष, इनके प्लेसेस ज़रूर याद रखिएगा और वर्ष याद रखिएगा, इन पे क्वेश्चन 1 ज़रूर मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 5 से 6 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत आराम से। जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज़ अध्यक्ष हुए कांग्रेस के किसी अधिवेशन करने में। तो अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज़ कौन, तो ये जॉर्ज यूले। तो ये आपको अब याद रखना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र अंग्रेजों द्वारा संपादित पत्र नहीं है? अगर हम बात करें इसमें, देखिए, पायनीर के साथ स्टेट्समैन है और ये मद्रास मेल, ये तीनों
ये सभी जो है अंग्रेज़ों द्वारा संपादित पत्र हैं। जो पायनीर था ये इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। जो स्टेट्स मैन है कलकत्ता से, मद्रास मेल जो है मद्रास से प्रकाशित होता था। ये कहाँ कहाँ से प्रकाशित होते हैं ये पत्र, इन पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। अगर हम बात करें बंगाल गजट की, तो बंगाल गजट जो है गंगाधर भट्टाचार्य का एक तरीके से साप्ताहिक समाचार पत्र था। लेकिन किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित ये पहला समाचार पत्र था, बंगाल गजट। तो अगर हम बात करें बंगाल गैजेट की, तो बंगाल गैजेट क्या है, भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था, जिसको किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। नाम आपने सुना होगा, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। चलिए नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको त्यागा था। अगर आपसे पूछे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये डेट भी पूछ लेता है, तो 13 अप्रैल, और इसको याद रखेंगे 1919। 13 अप्रैल 1919 को कहाँ पर हुई थी ये घटना, अमृतसर में। अमृतसर में घटित हुई थी, जहाँ पर जलियांवाला बाग में एकत्रित भीड़ पर जो है ब्रिटिश सेना के जो जवान थे उन्होंने गोलियां चला दी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला है, निम्न नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण है। आपको बताना है, इनकी सहायता से आपको चुनना है सही आंसर क्या है। कथन है, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। साल 1919 में भारत सरकार अधिनियम जो आया था, एक हमने जो इसका नोवा टेस्ट सीरीज था उसमें क्वेश्चन डिस्कस किया था, भारत भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919। उसी की जांच के लिए, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 की जांच के लिए साल 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन भेजा था। जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों का एक आयोग गठन किया गया, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। तो इस गठित कमीशन को जो है भारत की राजनीतिक भविष्य के एक तरीके से भविष्य को देखते हुए निर्णायक माना जा रहा था कि उसकी ही समीक्षा करेगा ये। परंतु जो कमीशन के सदस्य थे इसमें से एक भी भारतीय नहीं था, और इसने जो है बाद में इसका बहिष्कार किया गया था और हड़तालें हुई थी बाद में, और साइमन वापस जाओ इस तरह के नारे भी बाद में लगाए गए थे। तो साइमन कमीशन के सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था, ये भी ठीक है। इसका बहिष्कार किया गया था, ये भी ठीक है। दोनों ही सही हैं, और इसमें ए की सही व्याख्या आर करता है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन इन्हीं के नाम पर बन जाएंगे। पहला ये देखिए, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। यह आप जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, जो है इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सीमांत गांधी के नाम से फेमस थे, इन्होंने जो है खुदाई खिदमतगार एक संगठन था। एक सवाल आता है, खुदाई खिदमतगार संगठन किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई थी। जो संगठन था, इसमें जो सदस्य हुआ करते थे वो लाल कुर्ती पहना करते थे, और इसी पोशाक की वजह से, इसी लाल कुर्ती को पहनने के रूप में जो है ये फेमस हो गए थे। तो लाल कुर्ती दल के गफ्फार खां को जो है फ़ग ए अफ़गान, याद रखिएगा, फ़ग, इसको ये फ़क है, फ़क ए अफ़गान, इसकी उपाधि भी इनको मिली हुई थी। फ़ग ए अफ़गान भी इन्हीं को कहा जाता था। एक और नाम है बादशाह खां, ये भी याद रखेंगे, टाइटल्स अलग से पूछ लेता है एग्जाम में आपसे। बादशाह खां की उपाधि भी इन्हीं को मिली थी। अब खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था पख्तून, इसको याद रखेंगे, पख्तून पत्रिका किसकी थी, ये खान अब्दुल गफ्फार खान की थी। अब बाद में इसी का नाम कर दिया गया था, पख्तून का नाम कर दिया गया था दश रोजा, ये भी याद रखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं एडिशनल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर साल 1923 में स्वराज पार्टी का इलाहाबाद के अंदर गठन किया था। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी पवनार जो आश्रम है महाराष्ट्र से, और ये वर्ष पूछेगा तो ये ईयर और डेट भी याद रखेंगे, 17 अक्टूबर 1900
1940 में ये शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह सत्याग्रह। अब नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए सवाल नंबर अगला देखेंगे। अष्टप्रधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। तो शिवाजी को जो प्रशासन है, शिवाजी को प्रशासन में हेल्प देने के लिए और उनको गाइड करने के लिए यानी सहायता और परामर्श देने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम ही रखा गया था अष्टप्रधान परिषद। ये 8 मंत्रियों की एक परिषद हुआ करती थी। पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। और इस परिषद का जो प्रत्येक मंत्री हुआ करता था वो अपने विभाग का हेड भी हुआ करता था। इन मंत्रियों की नियुक्ति शिवाजी के द्वारा ही की जाती थी। ये सेकंड स्टेटमेंट भी इसका सही हो जाता है। ये मंत्री अपने कार्यों के लिए शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे। अष्टप्रधान परिषद के मंत्रियों को शिवाजी ने पृथक कोई भी विशेष स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया हुआ था। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान ही हुआ करते थे और मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे कभी भी। तो शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को अनुवांशिक नहीं होने दिया, यानी ये उनके पदों को चेंज करते चले गए। ठीक है, तो इन मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए इस मंत्री परिषद की नियुक्ति, यहाँ इस आंसर को चेक करेंगे, बहुत सिली मिस्टेक हो सकती है। तो ये 8 मंत्रियों की परिषद थी और मंत्री जो हुआ करते थे इनकी नियुक्ति शिवाजी के द्वारा की जाती थी, दोनों ही ठीक है। अगर तीसरे को देखोगे, इन मंत्रियों के परामर्श लेने हेतु शिवाजी बाध्य थे बोला है इसमें, लेकिन वो बाध्य नहीं थे। किसी के भी परामर्श को मानने के लिए वो बाध्य नहीं थे। तो इसका आंसर ये तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। सवाल नंबर अगला देखिए। शाही नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? शाही नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? डेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देखिए आपको डेट्स ही दी हुई हैं यहाँ, सब एक जैसी डेट आपको लग रही होंगी। तो बी ऑप्शन देखिए 18 फरवरी 1986 को। ये सब करवाया हुआ है आपको, इतिहास के कोर्स अगर आपने पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा, आधुनिक भारत के हिस्से में हैं सब चीज़ें ये। तो 18 फरवरी 1986 को शाही नौसेना का विद्रोह हुआ था और इसकी शुरुआत हुई थी बम्बई में। याद रखेंगे बम्बई में, कहाँ पर? ये जो है HMIS तलवार, इसके नाविकों ने जो है, इसके नाविकों ने खराब भोजन और नस्लवादी भेदभाव के विरोध में ये हड़ताल की थी। तो ये भी याद रखेंगे, इसका ऑप्शन बी हो गया। और नेक्स्ट सवाल देखें। सवाल नंबर अगला देखेंगे। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की गई थी? सांप्रदायिक पंचाट को कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। कम्युनल अवार्ड की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने की थी 16 अगस्त को। देखिए जिस दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 16 अगस्त को एग्ज़ाम हो रहा है, तो 16 अगस्त 1932 में ये घोषणा की गई थी। इस घोषणा के तहत जो अल्पसंख्यक समुदाय हेतु जो विधानमंडल थे उसमें कुछ सीटों को सुरक्षित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सवाल नंबर अगला देखेंगे। अगला सवाल है ड्यूरेलुमिन के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं होती है? एक्चुअली जो ड्यूरेलुमिन है एक मिश्र धातु होती है, ये एक एलॉय होती है। याद रखेंगे ये एक मिश्र धातु है, एलॉय। मिश्र धातु किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं को जब एक साथ जो है एक साथ उनका समांगी मिश्रण बनाया जाता है उसे यह मिश्र धातु या एलॉय बोलते हैं। तो ड्यूरेलुमिन जो है इसमें एक्चुअली क्या क्या मिला हुआ है? इसमें एल्यूमिनियम होता है 95%, इसमें एल्यूमिनियम है 1%, इसमें मैग्नीशियम है 4%, इसमें कॉपर है। इन तीनों का कंपोजिशन कहलाता है ड्यूरेलुमिन और इसका आंसर हो जाएगा जिंक, क्योंकि इसमें जिंक शामिल नहीं है। डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर अगला देखिए। निम्नलिखित में से किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइड बैग इनमें से किसको बोला जाता है? तो ये है लाइसोसोम, इसको आप जानते हैं, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। विषाणु यानी वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये नीले हरे शैवालों की सफाई करने में सहायक होते हैं। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं इनकी सफाई करने में सहायक होते हैं। ये सही है, सत्य है ये। और इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसकी खोज जो विषाणु है, विषाणु की खोज इवानोवस्की के द्वारा की गई थी, ना कि ल्यूवेनहॉक के द्वारा, इवानोवस्की के द्वारा की गई थी। अगला है ये गुणन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। तो विषाणु जो है गुणन की विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं, ये भी ठीक है। तो पहला और तीसरा कथन इसमें सत्य हुए। तो इसमें सी ऑप्शन अगर आप देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। नेक्स्ट चलिए इस टेस्ट सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। अम्लराज किसको कहा जाता है? अम्लराज जो होता है, अम्लराज किसको कहते हैं? इसमें आंसर हो जाएगा आपका
देखिए अम्लराज में एक्चुअली इसमें नाइट्रिक एसिड होता है, सांद्र नाइट्रिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऑप्शन देखिए, नाइट्रिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HNO3। याद रखिएगा, ये पहले करवाया जा चुका है आपको। HNO3 प्लस के HCl, इन दोनों का मिश्रण है, वो भी कितने, 1:3 अनुपात में जो है, इस मिश्रण को, कॉम्बिनेशन को ही अम्लराज कहा जाता है। अब चलिए, इसको जो है अम्लराज क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जो सोना और प्लैटिनम है, स्वर्ण यानी गोल्ड है, गोल्ड और प्लैटिनम को जो है, ये इन धातुओं को गला सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, तो इसका आंसर विकल्प डी सही हो जाएगा। और इस मॉक टेस्ट, इस टेस्ट सीरीज़ में हम इतने ही क्वेश्चन रहने देंगे। इसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे 11वीं टेस्ट सीरीज़ में, आज ही करेंगे इन सबको। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा।